नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। 5 राज्यों में मचे चुनावी घमासान पर देखिए हमारी खास पेशकश 5 का पंच। आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे क्यों पीएम मोदी के निशाने पर है एलडीएफ और यूडीएफ। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे असम में करोड़पति उम्मीदवारों पर और केरल की पहली किन्नर प्रत्याशी पर खास रिपोर्ट। और अंत में दिखाएंगे कि कैसे जयललिता के गढ़ में सेंधमारी कर रही है डीएमके। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 5 का पंच। असम के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां एक दो नहीं बल्कि 264 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इनकी आय का स्रोत है कृषि। तो आइए देखते हैं असम में करोड़पति उम्मीदवारों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। असम में 264 उम्मीदवार हैं करोड़पति। निर्दलीय की घोषित संपत्ति है 268 करोड़। तीनों अमीर प्रत्याशियों ने आय का स्रोत कृषि बताया। विधानसभा चुनाव में पहले चरण के बाद सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों का फोकस अब अगले चरण पर टिका हुआ है। बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करने को लेकर आश्वस्त है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान का माहौल उनके पक्ष में दिख रहा है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। चुनाव में खड़े 946 प्रत्याशियों में से 264 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जो कुल प्रत्याशियों का 27.9% है। इसमें अमीर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल से उम्मीदवार मनोरंजन ब्रह्मा अपनी संपत्ति को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोकराझार विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे मनोरंजन ब्रह्मा ने नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति 268 करोड़ रुपए बताया है। इसी के साथ उनके पास 20 बैंक अकाउंट्स और 429 गाड़ियां हैं और इस तरह असम में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में ब्रह्मा सबसे अमीर उम्मीदवार है। यही नहीं, इस चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 78 करोड़ रुपए का कर्ज भी बताया गया है। इस हलफनामे में उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 57 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे की आय भी शामिल है। कई क्रिमिनल केस दर्ज। मनोरंजन ब्रह्मा सबसे अमीर प्रत्याशी तो हैं ही, साथ ही उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तीनों अमीर प्रत्याशियों ने आय का स्रोत कृषि बताया। ब्रह्मा के बाद सबसे अमीर उम्मीदवार उधरबंद से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल रॉय हैं, जिन्होंने 136 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। तीसरे स्थान पर AIUDF के जमुना सुख के प्रत्याशी सिराजुद्दीन अजमल हैं, जिनकी संपत्ति हलफनामे के मुताबिक 111 करोड़ रुपए की है। तीनों सबसे अमीर प्रत्याशियों ने अपनी आय का स्रोत कारोबार बताया है, जबकि ब्रह्मा की पत्नी ने कृषि से आय होने की जानकारी दी है। रॉय पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गौतम रॉय के बेटे हैं, जो बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी की टिकट पर काटीगोरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राहुल रॉय और उनकी पत्नी दायसी रॉय बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दायसी अलगापुर से चुनाव लड़ रही हैं और इनकी कुल संपत्ति 131 करोड़ रुपए है। कांग्रेस में सबसे अधिक 64 उम्मीदवार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR के विश्लेषण के मुताबिक कांग्रेस के सबसे अधिक 64 करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके बाद बीजेपी का स्थान है, जिसके 60 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी हलफनामे में 1 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति बताई है। वहीं नवगठित असम जातीय परिषद के 31, असम गण परिषद के 22, AIUDF के 11, BPF के 8 और
यूपीपीएल का एक उम्मीदवार करोड़पति है, बाकी करोड़पति निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 72 प्रत्याशियों की आय 5 करोड़ से अधिक। इन करोड़पति उम्मीदवारों में से 72 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी आय 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक की है, जबकि 91 उम्मीदवारों की आय 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक है। वहीं 197 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में है। मौजूदा बीजेपी एजीपी बीपीएफ सरकार में सबसे अमीर मंत्रियों की सूची में नाभा कुमार डोले का नाम है, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। इनके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा और चंदन ब्रह्मा का स्थान है, जिनकी संपत्ति क्रमशः 17 करोड़ और 16 करोड़ रुपए की है। जहां अन्य प्रत्याशियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वहीं वोटर इंटरनेशनल पार्टी के उम्मीदवार सबेंद्र बासुमतारी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति सबसे कम है। उन्होंने अपने हलफनामे में 2,500 रुपए की संपत्ति बताई है। इसी पार्टी की कनक बासुमतारी ने अपनी संपत्ति 5,000 रुपए घोषित की है। वहीं राताबाड़ी सीट से उम्मीदवार विष्णुधारी मल्लाह ने अपनी कुल संपत्ति मात्र 8,000 रुपए घोषित की है। जयललिता के गढ़ कोंगुनाडु इलाके में 90% सीटों पर पिछले 10 सालों से एआईडीएमके का कब्जा है, लेकिन इस बार डीएमके किले में सेंध लगाती नजर आ रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयललिता के गढ़ कोंगुनाडु इलाके की 90% सीटों पर पिछले 10 साल से एआईएडीएमके का कब्जा है। लेकिन इस बार डीएमके किले में सेंध लगाती दिख रही है। कोंगुनाडु यानी पश्चिम तमिलनाडु में डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टियां चुनावी प्रचार में पूरे दमखम के साथ। जयललिता के जमाने में कोंगुनाडु हमेशा एआईएडीएमके के लिए सत्ता की सीढ़ी बनता रहा है। इसी इलाके में भावी एआईएडीएमके सरकार के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी का गृह जिला सेलम भी है। सेलम से ही सटे ईरोड, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, नमक्कल, तिरुपुर जैसे औद्योगिक जिले भी हैं। 2011 में अन्ना द्रमुक ने इस इलाके के 8 जिलों की 57 में से 53 और 2016 में 45 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार सीएम ई पलानीस्वामी के लिए इस गढ़ को बचाना बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। कोंगुनाडु के नतीजे न केवल एआईएडीएमके की दशा दिशा तय करेंगे, बल्कि जयललिता की विरासत के झगड़े में उलझी पार्टी एआईएडीएमके और ई पलानीस्वामी का भविष्य भी तय करेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पश्चिम तमिलनाडु में अगर एआईएडीएमके की हार होती है तो पार्टी में टूट का खतरा बढ़ जाएगा। डीएमके ने अन्ना द्रमुक के इस गढ़ में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। डीएमके ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 39 साल बाद न सिर्फ सेलम लोकसभा सीट जीती, बल्कि दूसरी सीटों में भी एआईएडीएमके को करारी शिकस्त दी। ई पलानीस्वामी खुद की इडापाड़ी सीट तो बचाने में सफल हो गए, लेकिन घर के पोलिंग बूथ में हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लोकसभा के नतीजों को आप सीधे सीधे विधानसभा से नहीं जोड़ सकते। बाद में हुए लोकल बॉडी के चुनावों में एआईएडीएमके ने ही जीत हासिल की। फिर इन 2 सालों में ई पलानीस्वामी विरोधी लहर और जाति समीकरण साधने में काफी हद तक सफल रहे हैं। वन्नियार जाति की राजनीति करने वाले पूर्व कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास की पीएमके को 23 सीटें दी।
जबकि भाजपा को 20। ये भी उसी रणनीति का परिणाम है। केंद्र और राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा भी यही लग रहा है। सेलम चेन्नई एक्सप्रेसवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट से भी पार्टी के लिए हालात बदले हैं। सेलम व्यापारी डीएमके की राउडी इमेज से डरे हुए हैं। सेलम और आसपास के जिलों में लोकसभा चुनाव में डीएमके का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन यहां के व्यापारियों का कहना है कि इस इलाके में डीएमके के कार्यकर्ताओं की छवि गुंडागर्दी वाली रही है। सेलम में चांदी व्यवसाय से जुड़े सौराष्ट्र कम्युनिटी जैन मारवाड़ियों को मिलाकर लगभग 2 लाख गैर तमिल मतदाता हैं, जो अब बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इससे पहले ये वर्ग अन्नाद्रमुक का परंपरागत वोटर रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी और अन्नाद्रमुक मिलकर लड़ रही है। एक बड़े व्यवसायी का कहना है कि समर्थन के पीछे एक बड़ा कारण डीएमके की राउडी इमेज भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित स्टालिन यहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। 28 मार्च को यहां राहुल गांधी की सभा हुई है, जिसमें स्टालिन भी शामिल थे। नतीजे तो कैश और कास्ट फैक्टर से ही तय होंगे। सेलम की राजनीति से जुड़े कहते हैं कि जिले की 11 में से 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत भी है और लोकप्रिय भी, और 3 सीटों पर डीएमके प्रत्याशी भी ठीक स्थिति में है। लेकिन असली निर्णय कैश फॉर वोट और कास्ट फैक्टर करेगा, और इसमें सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक का पलड़ा भारी है। इसके बावजूद पिछली बार सेलम की 11 में से 10 सीटें जीतने वाली अन्नाद्रमुक को इस बार 8 पार करना भी मुश्किल होगा। वनियार गाउंडर समीकरण बड़ा फैक्टर। पश्चिमी तमिलनाडु में वनियार वोट निर्णायक है, दूसरे नंबर पर गाउंडर है। चुनाव घोषणा के ठीक पहले वनियार जाति को 10.5% आरक्षण, साथ ही में सेलम में वनियारों की पार्टी पीएमके को 2 सीटें दी गई हैं। इससे मुख्यमंत्री ने जाति समीकरण भी साधा है और खुद की सीट भी सुरक्षित कर ली है। पलानीस्वामी खुद गाउंडर जाति से हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में 20,000 से ज्यादा वनियार वोट निर्णायक है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल की चुनावी जंग में गठबंधन की राजनीति हो रही है। हर गठबंधन खुद को जीत का दावेदार मान रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के यूडीएफ और एलडीएफ पर निशाना साधा है। उन्होंने यूडीएफ और एलडीएफ को लेकर क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। स्वागतम सुस्वागतम। केरल में यूडीएफ एलडीएफ पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। I have come to you with a vision. पीएम मोदी ने कहा, दोनों के बीच फिक्स है मैच। The people of Palakkad had a close. केरल में पीएम मोदी ने क्यों किया झूठ के धोखे का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 के प्रचार अभियान के तहत पलक्कड़ में आयोजित एक रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने केरल के सत्ताधारी एलडीएफ और प्रमुख विपक्षी गठबंधन यूडीएफ के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और कहा कि दोनों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका काम एक ही है। जनता को लूटने का काम करेंगी ये दोनों पार्टियां। पीएम ने कहा, केरल की राजनीति का सालों तक रखा गया सबसे खराब सीक्रेट यूडीएफ और एलडीएफ का दोस्ताना समझौता था। पहली बार मतदान करने वाला युवा पूछ रहा है कि ये मैच फिक्सिंग क्या है।
लोग देख रहे हैं कि कैसे यूडीएफ और एलडीएफ लोगों को गुमराह करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कई सालों से केरल में राजनीति में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच दोस्ताना समझौता रहा है। अब राज्य के मतदाता पूछ रहे हैं कि कौन सी मैच फिक्सिंग है। 5 साल तक एक लूट और अगले 5 साल दूसरी लूट। हम आपको बता दें कि राज्य के कथित हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल एम शिवशंकर को गिरफ्तार किया था। वह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रधान सचिव थे। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एलडीएफ विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर है। यूडीएफ और एलडीएफ के 2 मकसद हैं, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना और जेब भरना। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के युवा आज मुखर होकर बोल रहे हैं कि यूडीएफ और एलडीएफ के नाम भले ही अलग हैं, दोनों के काम एक जैसे हैं। दोनों के कार्यकाल में जनता के पैसों की लूट होती रही। पीएम ने कहा कि यह साफ है कि यूडीएफ और एलडीएफ के 2 मकसद हैं, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना और जेब भरना। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कई सालों तक सरकारों ने एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, लेकिन हमारी सरकार को किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का सम्मान मिला। एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल को धोखा दिया। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में बीजेपी की पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि यूडीएफ ने तो सूर्य की रोशनी तक को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार चांदी के चंद टुकड़ों के लिए यूदस ने ईसा मसीह को धोखा दिया, उसी प्रकार एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल को धोखा दिया। लेफ्ट पार्टियां सत्ता में रहीं, लेकिन उनके नेता अब जूनियर लेवल के गुंडों की तरह पेश आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहां कई बार लेफ्ट पार्टियां सत्ता में रहीं, लेकिन उनके नेता अब भी ऐसे पेश आते हैं जैसे वो जूनियर लेवल के गुंडे हों। उनकी नजरों के सामने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारा और पीटा जाता है। राजनीति में ये अच्छा नहीं है। केरल के लिए बीजेपी की दृष्टि युवाओं के भविष्य और उनकी आकांक्षाओं को लेकर है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केरल की राजनीति में पिछले कुछ सालों से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह राज्य के युवाओं, खासकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की आकांक्षाओं के मद्देनजर हो रहा है। पीएम ने कहा कि पहली बार मतदान करने वाले युवा एलडीएफ और यूडीएफ से दुखी हैं। केरल के लिए बीजेपी की दृष्टि युवाओं के भविष्य और उनकी आकांक्षाओं को लेकर है। यही वजह है कि राज्य के युवा और नौकरी पेशा वाले लोग खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। यही माहौल पूरे भारत में है। हम आपको बता दें कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन बतौर बीजेपी उम्मीदवार पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के चुनावी मैदान में एक किन्नर भी अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। ये राज्य की पहली किन्नर है जो चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम लीग के गढ़ में चुनौती भी दे रही है। इस चुनौतीपूर्ण मुकाबले पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
केरल की पहली किन्नर उम्मीदवार। मुस्लिम लीग के गढ़ में चुनौती देती अन्ना याह। केरल विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास बन रहा है। यहां पहली बार कोई ट्रांसजेंडर चुनाव मैदान में है। इनका नाम अन्नाया कुमारी एलेक्स है। इन्हें डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी DSJP ने टिकट दिया है। अन्नाया किसी कमजोर सीट से नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग के गढ़ मल्लापुरम की वेंगरा सीट से चुनाव मैदान में है। इसी सीट से मुस्लिम लीग के सबसे कद्दावर नेता PK कुन्हाली कुट्टी भी उम्मीदवार हैं। अन्नाया एलेक्स 2 साल पहले राज्य की पहली रेडियो जॉकी बनी थी। वो कोच्चि के एक FM चैनल में RJ थी, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया है। एलेक्स की उम्र अभी सिर्फ 28 साल है। इतनी कम उम्र में वो कई तरह के अनुभव से गुजर रही हैं। कभी उन्हें पार्टी मीटिंग के लिए कोच्चि जाना पड़ता है, तो कभी उन्हें प्रत्याशी होने के नाते अधिकारियों के बुलावे पर मल्लापुरम जाना पड़ता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार तो करना ही है। वो मूल रूप से कोल्लम जिले की रहने वाली है, लेकिन जॉब कोच्चि में करती थी। वो रेडियो जॉकी से नेता बन गई हैं। पहले वो एक व्यस्त एंकर हुआ करती थी। सरकारी कार्यक्रमों में भी एंकरिंग करती थी। वो मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 25वें इंटरनेशनल केरल फिल्म फेस्टिवल में भी एंकर थी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, अच्छा करके दिखाऊंगी। अन्नाया के लिए ये हिस्ट्री मेकिंग टाइम है। वो बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नई उम्मीद है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार ग्राउंड लेवल पर शुरू कर रखा है और बड़ी रैलियां भी कर रही हैं। लोगों से मिलकर वोट मांग रही हैं। We don't want any sympathy. We are equal to all the humans. Transgender persons are really talented, very capable. We can be good leaders and to treat the society equally. We can change very good changes. वेंगरा सीट से मुस्लिम लीग के प्रत्याशी PK कुन्हाली कुट्टी पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वो 2011 और 2016 में यहां से चुने गए थे। बाद में 2017 में वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष E अहमद के निधन के बाद खाली हुई मल्लापुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उतरे और जीत भी गए। 2019 में वो फिर यहां से सांसद चुने गए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वेंगरा से फिर मैदान में हैं। कुट्टी केरल में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें UDF में ट्रबल शूटर माना जाता है। वेंगरा में 1,82,000 वोटर्स हैं। इनमें से तकरीबन 70% मुस्लिम वोटर्स हैं। फिलहाल मुस्लिम लीग के गढ़ में अन्नाया कितना चुनौती दे पाएंगी, यह तो नतीजा आने पर ही पता चलेगा। हमारी खास पेशकश 5 का पंच में अभी बस इतना ही। प्रदेश से लेकर देश दुनिया तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों और राजनीतिक हलचल की जानकारी के लिए चलते रहिए समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।